मनमोहन और उमा दोनों ही फतेहपुर में अपने छोटे बेटे ऋषि संग रहते थे। मनमोहन अपने पैरों से अपाहिज था, जिसके चलते वो घर पर ही रहता और चल फिर नहीं पाता, और सारी जिम्मेदारियां उमा के कंधों पर आ गई थीं। उमा दूसरे लोगों के घर में जाकर खाना पकाती और अपना और अपने पति और बेटे का पेट पालती। मनमोहन जी, ये लीजिए खाना। मनमोहन बस व्हील चेयर पर ही बैठा रहता और वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। उमा, मुझे माफ कर दो। पता नहीं उस रात क्या हुआ और मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैंने अपने पैरों को खो दिया और अपाहिज हो गया, और मेरी वजह से तुम्हें इतना सहना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करती हो तुम, और मैं बस इस व्हील चेयर पर ही पड़ा रहता हूँ। ऐसा मत कहिए, आप अपाहिज हो गए, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने जानबूझ के थोड़े ना ये सब किया है। भले ही डॉक्टर बाबू ने कहा है कि आप शायद ही कभी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, लेकिन मुझे अपने भगवान पर और हमारे पवित्र प्यार पर पूरा भरोसा है कि आप एक न एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे। उमा और मनमोहन दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और उनका प्यार ही उन दोनों की ताकत भी था। उमा को तकलीफ ना हो, इसीलिए मनमोहन रोज सुबह जल्दी उठकर ऋषि को तैयार करता, उसके बाल बनाता, उसका टिफिन पैक करता और उसको पढ़ाई भी करवाता। कभी कभी व्हील चेयर पर बैठकर ही घर की अलमारी या कोना साफ कर देता। उमा 3 जगह पर खाना बनाने जाती और तीनों ही मालकिनें बहुत क्रूर होती हैं। अरे ओ हीरोइन, अच्छे से कूटना मसाले को, तेरे हाथ छिल जाएंगे, इसका डर है क्या तुझे? क्यों, किसको दिखाने हैं तेरे हाथ तुझे? डेट पे जाना है क्या, बेवकूफ कहीं की? नहीं नहीं मालकिन साहिबा, नहीं नहीं। हाँ, वैसे भी तुझे तो बस अपने उस अपाहिज पति से ही प्यार है। चल चल, मेरे पति को ऑफिस से आते ही भूख लग जाती है, जल्दी से खाना बना दे, समझी? मालकिन के मुंह से अपने पति के बारे में ऐसी बात सुनकर उमा को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती है, प्यास काटने से नहीं, उसके दिल पर ठेस पहुंचने की वजह से। करवा चौथ का पर्व आता है और उमा भी मनमोहन के लिए व्रत रखती है। उमा, ये व्रत मत रखो। तुम्हें आज व्रत के दिन भी बाकी घरों में रसोई पकानी है, तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। और रही बात मेरी लंबी उम्र की, तो तुम रोज सुबह शाम मंदिर में दीप जलाकर मेरी लंबी उम्र की कामना करती हो भगवान से, तो ये व्रत तो... नहीं मनमोहन जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मैं हमेशा की तरह इस साल भी आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। देखिए, करवा माता इस सुहागन की मांग को जरूर स्वीकार करेंगे और मेरे सुहाग को ठीक कर देंगी। माँ, आप फिर भी अपना ख्याल रखना, रात में हम तीनों भी छत पर जाएंगे, जल्दी आना। हाँ बेटा। उमा करवा चौथ के दिन भी तीनों मालकिनों के घर में जाकर रसोई में खाना पकाती है। पहली जगह के काम पर तो वो बिल्कुल सही से काम कर लेती है, दूसरी जगह भी वो सही होती है, लेकिन तीसरी जगह काम करते करते उसकी हालत खराब होने लगती है। ओ मैडम, कछुए की तरह काम मत कर, मशीन की तरह हाथ चला। आज शाम मेरी सारी सहेलियां आने वाले हैं और उनकी सास भी कथा पढ़ने, और फेरी की रस्म भी होगी, तो तुम्हें करीबन 40 से 50 लोगों का खाना बनाना होगा और चांद निकलने तक यहाँ रुकना होगा, सबको स्नैक्स और नाश्ता परोसने के लिए, समझे? लेकिन मालकिन, व्रत तो मेरा भी है, मुझे भी तो कथा पढ़नी है, चांद की पूजा करनी है। अच्छा ठीक है, तो तुम भी किसी कोने में बैठकर अपनी कथा पढ़ लेना, लेकिन खाना तो तुम्हें पूरा बनाना ही होगा, समझी? बेचारी उमा अपने हाथों को तेज चलाने लगती है। उसे बहुत चक्कर आने जैसा महसूस होता है, उसका सर भी घूमने लगता है, पर फिर भी वो खाना बनाती ही रहती है, बिना सोचे, बिना रुके। शाम को मालकिन और बाकी सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और एक बूढ़ी औरत उन सब के बीच बैठकर उन्हें करवा चौथ की कहानी सुनाती है। और फिर पत्नी करवा आपन सुहागन की चिल्लाहट सुन के भागे दौड़े चली आई और ऊ मगरमच्छ का कच्चे धागे से बांध दिए। और फिर उके बाद में हुआ यूं के... उमा रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन उसके कान बाहर बूढ़ी माई की कहानी पर थे और वो बस जय माँ करवा कहकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी।
फिर थोड़ी देर का समय लेकर वो रसोई में ही करवा माँ की तस्वीर लगाकर दीप जलाती है और उनकी पूजा आराधना करते हुए कथा पढ़ने लग जाती है। और पूरे भक्ति और भाव से वो आंखों में आंसू लिए करवा माँ से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। हे करवा माता, मेरे पति के पैरों को ठीक कर दो। मैं अपने पति को इस हाल में नहीं देख सकती। उन्हें बहुत दर्द होता है, लेकिन वो बताते नहीं है, मौन रहते हैं, क्योंकि मैं काम करती हूँ। इसीलिए मैं आज इस पवित्र रात में प्यार की पूजा करने वाले त्योहार पर आपसे अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। उमा अपनी पूजा पूरी कर लेती है और सभी को शरबत और नाश्ता परोसने लगती है। वहीं सारी औरतें और मालकिन चांद का इंतजार करती हैं और एक साथ गोल बनाकर बैठती हैं और पूजा की सजाई हुई थाली आपस में घुमाते हुए फेरी की रस्म करती हैं और गाती हैं। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, चांद को देखो हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। और इसी बीच उमा भी अपनी थाली सजा लेती है और घूंघट ओढ़कर उन सभी औरतों के बीच अपना चेहरा छुपाकर बैठ जाती है ताकि मालकिन को शक न हो और वो चिल्लाए ना। मेरी फेरी की रस्म भी हो गई। जय माँ करवा। अब बस वक्त रहते ही मैं चांद आने से पहले मनमोहन जी के पास चली जाऊं, वो मेरी राह देख रहे होंगे। उमा अपनी फेरी की रस्म भी पूरी कर लेती है और फिर अपना सारा काम निपटाकर वो जल्दी से हाथ रिक्शा में बैठती है और अपने घर जाती है। अरे उमा, तुम आ गई? जी, वो थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा सुनिए, ये कुर्ता आप देख लीजिए, मैंने आपके लिए बाजार से लिया था। लेकिन उमा, इसकी क्या जरूरत थी? सुहागन श्रृंगार करेगी तो उसका सुहाग क्यों नहीं? ऋषि, पापा की मदद करो, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। उमा श्रृंगार करके लाल साड़ी में तैयार हो जाती है और मनमोहन भी लाल कुर्ता पहनता है। ऋषि भी सजता है और उमा अपनी पूजा की थाली लिए छत पर जाती है और फिर थाली छत पर रखकर फिर से नीचे आती है और व्हील चेयर से मनमोहन को भी छत पर ले जाती है। तीनों भी छत पर चांद की राह देख रहे हैं। तभी मनमोहन देखता है कि उमा का पैर छत पर से फिसलने वाला है और वो गिरने वाली है। मनमोहन का जी घबरा जाता है और उमा गिरे उससे पहले ही मनमोहन जोर से चिल्लाता है और अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर उमा को बचाने के लिए भागता है। उमा! मनमोहन उमा की जान बचा लेता है और उमा और ऋषि दोनों भी मनमोहन को खड़े देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और तो और मनमोहन को खुद अपने आप पर यकीन नहीं होता कि वो अब चल फिर सकता है। उमा, ऋषि बेटा, ये देखो, मैं चल पा रहा हूँ, मैं चल सकता हूँ। ये तो गजब हो गया, ये तो करिश्मा हो गया। आखिरकार करवा माता ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। बोलो जय माँ करवा। जय माँ करवा। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। उमा, तुम्हारा व्रत सफल हो गया। धन्यवाद उमा, अगर तुम ना होती तो न जाने मेरा क्या होता। सोमनगर कहकर एक गांव था जिसमें मेवालाल नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी अनुपमा, बूढ़ी माँ कौशल्या और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे। मेवालाल मजदूरी करता और अपने परिवार का पेट पालता। उसकी बीवी अनुपमा काफी अच्छा गाती थी। उसे हमेशा से एक गायिका बनना था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। गांव में एक दिन एक गाने की प्रतियोगिता होती है माता के जगराते में, और उसमें गाकर अनुपमा 50,000 रुपयों का इनाम और उपहार के तौर पर एक फ्रिज जीत जाती है। वाह,
क्या कमाल गाती हो आप अनुपमा जी। वाकई में साक्षात मां सरस्वती विराजती हैं आपके गले में, यकीन मानिए। और अब तो इस फ्रिज की मालकिन आप बन गई हो। ले जाइए इसे अपने घर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जज सर। अनुपमा उस फ्रिज को अपने घर ले आती है और इस तरह एक गरीब घर में फ्रिज का गृह प्रवेश होता है। अरे वाह वाह अनुपमा बहुरिया, ये तो तूने कमाल ही कर दिया, वरना हम गरीब लोगन का जीवन माँ ये फ्रिज कहाँ से आ पाता। तू तो सच माँ इस घर की लक्ष्मी ही है। तुझ पे माता रानी आपन कृपा बरसाए रहे। एक ठो फ्रिज लाया है बहुरिया ने, पहले ही की पूजा कर लेते हैं। का बबुआ सही कहल रही ना? हाँ अम्मा, जाओ जाकर पूजा की थाली लाओ। अरे हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी माता पधारी है। ए मुन्ना, शंख तू फूक। कौशल्या आरती की थाली लाती है और फ्रिज पर कुमकुम से तिलक लगाती है और उसे हार चढ़ाया जाता है और उसकी आरती भी उतारी जाती है। फिर मुन्ना शंखनाद बजाकर नारियल फोड़ता है और मेवालाल फ्रिज को घर में एक कोने में रखता है। ये हो गया फ्रिज स्थापित। जय हो फ्रिज की। अनु, तुमने हमें हमारे जीवन की बहुत बड़ी खुशी दी है। हम हमेशा से तुम्हारी गायकी के खिलाफ थे, लेकिन तुम्हारी गायकी के कारण आज इस गरीब के घर फ्रिज आ गया। अब बस भी कीजिए, कितनी तारीफों के पुल बांधेंगे आप लोग। चलिए मैं रसोई में जाकर देसी घी का हलवा बनाती हूँ। अब घर में फ्रिज आया है तो सबका मुंह मीठा होना तो बनता है ना। हाँ हाँ बहुरिया, जा जा एकदम मस्त और मजेदार हलवा बना और सबसे पहले उनका भगवान जी के सामने भोग प्रसाद के तौर पे रख दे। ठीक बा? ठीक है अम्मा जी। अनुपमा सबके लिए देसी घी का हलवा बनाती है और फिर सब मजे से उसे खाते हैं। उसके बाद सब आपस में बात करते हैं। अरे बबुआ, ये फ्रिज तो अब घर में आई गवा है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करत है? कौनो खबर है कि नहीं? का रे अनुपमा बहुरिया? नहीं अम्मा जी, मैं नहीं जानती इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ना तो कभी देखा ना इस्तेमाल किया। अरे हमें भी नहीं पता अम्मा कि इस फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बस इस प्लग को लगाना है और चालू हो जाएगा, इतना पता है। तो फिर बापू लगा दो ना प्लग। हाँ बबुआ, वही कर, ये प्लग को घुसाई दे। मेवालाल फ्रिज के प्लग को स्विच बोर्ड में लगाता है और फिर फ्रिज की बत्ती जलती है और उसमें से ठंडी बर्फीली हवा आने लगती है। चारों लोग चकित हो जाते हैं और उस फ्रिज के सामने जाकर बैठ जाते हैं और हवा खाने लगते हैं। ए बबुआ, ऐसा लागत है कि हम हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों की चोटी पर खड़े हैं और ये बर्फीली हवा का आनंद उठा रहे हैं। मजा आ ही गया। इतनी तपती भयंकर गर्मी में ये फ्रिज किसी देवता से कम नहीं है। हाँ मुन्ना बिटवा, एकदम सही बोल रहे हो तुम। जाओ जाकर वो हमारा टूटा हुआ कैमरा तो लाओ जरा, एक ठो सेल्फी लेते हैं। हाँ मुन्ना, जाओ जल्दी जाओ, वो मेले से लाई थी ना अटैची, उसमें है। हाँ माई बाबू, अभी लाया। मुन्ना कैमरा लाता है और पूरा परिवार एक सेल्फी खींचता है और फिर, बबुआ तेरा ये कैमरा तो निहायती बाबा आदम के जमाने वाला है, लेकिन इमा जौन फोटो आवत है ना वो एकदम लल्लन टाप लागत है। जी अम्मा। अच्छा, हम क्या कह रहे थे, वैसे भी इतनी तेज गर्म होती है रात भर, तो क्यों ना हम इस फ्रिज के दरवाजे को ही खुला रख दें, ताकि ठंडी हवा ही चलती रहेगी। क्यों अनु? हाँ मुन्ना के बापू, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही करते हैं। मेवालाल रात भर फ्रिज के दरवाजे को खुला ही रखता है और पूरा परिवार फ्रिज की ठंडी हवा खाते हुए सोता है। अगली सुबह, बहुत बढ़िया नींद आई। मजा आएगा वाह। हाँ, मानो सदियों बाद सोए हो, वरना गर्मी में तो बस रात में 100 बार करवटें बदलते रहते हैं। सही कह रही हो। चलो हमारा नाश्ता तैयार कर दो, आज मूली के पराठे दे दो। जी मुन्ना के बापू। अनुपमा मेवालाल को नाश्ता देती है और फिर नाश्ते के बाद मुन्ना रोते हुए आता है और बोलता है,
अम्मा, माए, बापू, ये देखो ना, मेरी अलमारी में मेरे कपड़ों को चूहे ने काट दिया। अलमारी में कपड़े रखने ही नहीं चाहिए। अरे रे, एक काम कर बिटवा, तू अपने सारे कपड़े हमारी अलमारी में रख दे। अरे नाही नाही, उन सब की कौनो जरूरत नाही है। ए मुन्ना, जाकर अपना कपड़ों का पूरा जो बांध के रखे हो उला फ्रिज में घुसेड़ दे। हाँ अम्मा, ये तो एकदम मस्त सुझाव है। ये फ्रिज भी तो एक अलमारी की तरह ही है। मैं यही करता हूँ जो आपने कहा। मुन्ना अपने सारे कपड़े लाकर फ्रिज में भर देता है। बेचारे गरीब परिवार को ये समझ ही नहीं आता कि फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर 2 दिन बाद शहर से मेवालाल का चचेरा भाई अर्जुन आता है। अर्जुन घर में फ्रिज को उस तरह देख एकदम से चौंक जाता है और हंस पड़ता है। कारे अर्जुन बेटवा, काहे हंसत है? हाँ अर्जुन, तुम हंस क्यों रहे हो इस फ्रिज को देखकर? ओह गॉड, मेवालाल, ये तुमने क्या कर दिया? अरे फ्रिज को ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। मतलब? अरे अनुपमा भाभी, ये देखिए, हम आपको YouTube पे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें सब बताया है कि कैसे एक फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं और आखिर एक फ्रिज क्या होता है, उसकी सरल सही परिभाषा क्या है। अर्जुन उन सबको YouTube वीडियो दिखाता है और फिर सभी की अकल ठिकाने आती है और उन्हें समझ आता है कि उन्होंने कितनी ऊट पटांग हरकत कर दी है। अरे दादा, ये हमने क्या कर दिया? हम तो ईका अलमारी समझ बैठे, पर ई तो कुछ और ही निकला। चलो अच्छा ही हुआ जो हमें देर होने से पहले सब पता चल गया। धन्यवाद अर्जुन भाई साहब, आपके कारण हमें ये सब पता चला। अगर आप काम के सिलसिले में गांव में नहीं आते तो बगैर कुछ जाने इस फ्रिज को 1 हफ्ते में ही बिगाड़ कर रख देते हम। नहीं, लेकिन अब हम इसे सही प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। मेवालाल और पूरे परिवार को अब फ्रिज इस्तेमाल करना आ जाता है और फिर उसमें दूध, दही, मक्खन को रखकर वो घर में ही एक छोटा सा दुग्धालय भी खोलते हैं और वो फ्रिज उनके बहुत काम आता है और शुभ साबित होकर उन्हें खूब तरक्की दिलाता है। प्रताप की 2 जुड़वा बेटियां होती हैं, सिया और सयूरी। दोनों के पैदा होने के कुछ साल बाद एक भयंकर अग्नि दुर्घटना में सिया और सयूरी की मां राजश्री की मौत हो जाती है, जिसके बाद प्रताप ने ही सिया और सयूरी की देखभाल की। एक गरीब आदमी होने के बावजूद भी उसने अपनी दोनों बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा किया। एक रोज, सिया, सयूरी, देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए बेकरी से क्रीम रोल लाया हूँ। तुम दोनों को ये बहुत पसंद है ना? हाँ पापा, धन्यवाद। आप दुनिया की सबसे अच्छी पापा हो। सिया और सयूरी दोनों में से सयूरी हमेशा से ही पढ़ाई में कमजोर थी, वहीं दूसरी ओर सिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। प्रताप एक चौकीदार की ड्यूटी पर होता है। वो दिन भर एक कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर ड्यूटी करता और फिर रात में एक बंगले के बाहर ड्यूटी करता। ऐसे ही कड़ी मेहनत करके वो अपनी बेटियों को पालता। सयूरी के कम मार्क्स देख वो उसे डांट लगाता है। सयूरी बेटा, ये तो गलत बात है ना? पापा दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और तुम पढ़ाई नहीं करती। अपनी बहन सिया को देखो, पूरे विद्यालय में अव्वल आई है, और तुम देखो, सूरज से तो 1 हो, काश सीरत से भी हो जाती। सिया दिन रात पढ़ती रहती है, वहीं सयूरी को एक फिल्म अभिनेत्री बनना होता है और उसे अभिनय करना, नाचना, गाना बहुत पसंद होता है। ला 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 ला। अरे सयूरी, जरा 1 गिलास पानी तो दे दे, बहुत गर्मी हो रही है। 1 गिलास पानी की कीमत तुम क्या जानो सिया। ओफो, दिन रात बस यही करती रहती है तू। कभी किताब खोलकर पढ़ाई भी कर ले बहन। अरे सिया, मेरे हिस्से की पढ़ाई तू ही कर लेना। वैसे भी तू इतना पढ़ती है, जैसे कि पूरी विद्यालय की पढ़ाई तू ही करती हो। दिन और रात 24 घंटे लगातार काम करके प्रताप की तबीयत खराब होती, लेकिन फिर भी वो बिना किसी रुकावट के काम करते ही रहता है। अपनी दोनों बेटियों की जरूरतों को पूरा करने के खातिर तीज त्योहार पर भी वो ओवरटाइम काम करता और अपनी बेटियों के लिए नए कपड़े खरीदता। समय बीत जाता है और सयूरी और सिया अब कॉलेज में पढ़ने जाती हैं और प्रताप भी बूढ़ा हो जाता है। एक दिन सयूरी के कॉलेज में मुंबई से कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सयूरी उनके पास जाकर कहती है, सर
मैंने अभी सुना कि आप लोग वो सपनों के शहर बम्बई से आए हो, है ना? मैं भी अदाकारा बनना चाहती हूँ। एक्टिंग, नाच गाना, नाटक, ये सब मेरे रग रग में कूट कूट के भरा है। चाहिए तो आजमा के देख लीजिए, भोलेनाथ की सौगंध। अच्छा, तो फिर बना अपना ऑडिशन टेप और फिर हम सोचते हैं क्या करना है आगे। कौन सा टेप? वो क्या है ना, हमारे जीवन में हमने सिर्फ सेलो टेप के बारे में सुना है। ये ऑडी चिंता मत करो, आओ मेरे साथ चलो। वो मैडम सयूरी को एक कमरे में ले जाती है और उसे स्क्रिप्ट देकर उसका ऑडिशन लेती हैं, जिससे खुश होकर वो सभी उसे मुंबई ले जाने का फैसला करते हैं। और एक रात अपने पापा और बहन को बिना बताए सयूरी उन लोगों के साथ मुंबई चली जाती है और वहां जाकर वो उन्हें फोन करके सब बताती है। क्या मतलब बेटा, तुम्हारा दिमाग जगह पर है कि नहीं? ऐसे बिना बताए तुम निकल पड़ी। यहाँ तुम्हें हमने पूरे गांव में ढूंढा, चप्पा चप्पा छान मारा। सिया और मेरी तो जान निकले जा रही थी और तुम बेपरवाह होकर चली गई मुंबई। मैं और क्या करती पापा, मेरा बचपन से सपना था, उसी को पूरा करने के वास्ते मैं यहाँ आई हूँ। अब मुझे मेरे सपने को कैसे भी पूरा करना ही होगा और मैं आपका नाम जरूर रोशन करके रहूंगी। सॉरी पापा, अगर आपको बताती तो आप मुझे मना करते, और सिया भी। अच्छा पापा, रखती हूँ, ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं। सयूरी फोन कॉल कट कर देती है। सयूरी, सयू, काट दिया फोन। न जाने कब सद्बुद्धि आएगी इस अकल की अंधी को। एक हफ्ते बाद सिया के कॉलेज की आखिरी परीक्षा खत्म होने के बाद प्रताप और सिया दोनों भी मुंबई के लिए निकल जाते हैं और वो सयूरी को संपर्क करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाते। गरीब प्रताप अपनी बेटी सिया संग मुंबई की सड़कों पर सयूरी को ढूंढता है। फिर वो लोग एक छोटी सी चौल में रहते हैं। पापा, इस चौल में हम कुछ ही दिन रहेंगे। मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिए हैं। एक बार बस नौकरी लग जाए तो हम अच्छे से मकान में रहेंगे। और पुलिस सर से भी मेरी बात हुई है, वो सयूरी को खोज ही रहे हैं। थोड़े दिनों बाद सिया को बड़ी पोस्ट पर नौकरी लग जाती है और प्रताप और सिया दोनों भी मुंबई की बड़ी सी बिल्डिंग में रहने लगते हैं। एक रोज जब सिया और प्रताप एक जगह से गुजर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि सयूरी एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। तभी वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। पापा, सयूरी। सयू बेटा। सयूरी प्रताप को कस के गले लगाती है और सिया को भी। फिर वो भावुक होकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए पापा, लेकिन आप निराश मत होइए। जिस मुकाम को हासिल करने के लिए आपकी बेटी इस माया नगरी में आई थी, आज वो मुकाम मैंने हासिल कर लिया है। मुझे अपनी पहली फिल्म मिल गई है, मैं एक हीरोइन बन गई हूँ पापा। सच? सयू बेटा, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। एक तरफ सिया को मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई और यहाँ तूने भी आखिरकार उड़ान ले ही ली। अब तीनों का मिलन हो चुका था। तीनों एक साथ रहने लगे। सयूरी अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी कर रही थी और सिया भी धीरे धीरे अपने जीवन में भरपूर तरक्की प्राप्त करने लगी थी। एक रात अचानक से कुछ गुंडे सयूरी का पीछा करते हैं। ए हीरोइन, चल चल, ज्यादा नखरा मत कर और अपन को सारा पैसा दे जो भी है तेरे पास। चल चल। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? तो दूर हो जाओ, छोड़ दो मुझे। अरे ऐसा कैसे छोड़ देने का मैडम, छोड़ने के लिए थोड़े पकड़ा है अपन। अरे चलो चलो, निकाल लो पैसा, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, पहले ही बता दे रहे हैं अपन। सयूरी गुंडों की बात नहीं मानती और जब सयूरी उनसे जबान लड़ाती है, तभी वो गुंडे उसके गले पर छुरी से वार करते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। बस, लगता है ये लड़की टपक गई, मर गई है ये लड़की। अरे क्या बातें कर रहा है तू? इससे पहले कि अपन लोग किसी लफड़े में पड़ जाएं, भाग यहाँ से। तीनों गुंडे सयूरी को सड़क पर बेसहारा छोड़कर भाग जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि सयूरी मर चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो जिंदा होता है। आसपास के लोग सयूरी को अस्पताल ले जाते हैं और प्रताप और सिया को भी बुलाया जाता है। फिर कुछ घंटों के बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? वो ठीक तो है ना वो? हाँ डॉक्टर, मेरी बहन को कुछ होगा तो नहीं ना? घबराइए मत आप दोनों, सयूरी जी को कुछ नहीं हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गले पे जो वार हुआ है वो बड़ी नहीं, मामूली चोट है। उन्हें होश आ चुका है, आप दोनों उनसे मिल भी सकते हैं।
सिया और प्रताप सयूरी से मिलते हैं और फिर सयूरी उन्हें सब बताती है और फिर वो सब सुनकर गुस्से से सिया बोलती है, सयूरी, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं उन तीनों गुंडों को नहीं छोड़ूंगी। अब देख तेरी जुड़वा बहन क्या करती है। हमारा जुड़वा होना शायद इसी दिन के लिए लिखा गया था। सिया उन क्रूर दरिंदे गुंडों के अड्डे का पता लगाती है और फिर उनके अड्डे पर सफेद साड़ी पहनकर और हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर भूतनी के अवतार में जाती है ताकि उन्हें लगे कि ये तो सयूरी की आत्मा है। क्यों रे दरिंदो, मुझे उस सड़क पर अकेले मरते हुए छोड़ गए? तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगी मैं तुम्हारा? मैं तुम तीनों से बदला लेने आई हूँ। आई शपथ, बचाओ मम्मी। अरे बॉस, ये तो उस लड़की का भूत है। ओ, अपनी तो वाटिच लग गई। अरे देवा रे देवा, बचाओ बचाओ मम्मी। सिया भूतनी बनकर उन तीनों को खूब दौड़ाती है और परेशान करती है और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर सयूरी, प्रताप और पुलिस ऑफिसर आते हैं। तब गुंडों को पता चलता है कि दोनों बहन जुड़वा हैं। अल्लाह, ये क्या मतलब, अपन को येड़ा बनाया। ओए ज्यादा बकवास मत कर, अब चलो तीनों के तीनों जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना। पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है और सयूरी और सिया दोनों बहन एक दूसरे के गले लगती हैं। सयूरी की पहली फिल्म रिलीज हो जाती है और सिया भी अपनी कंपनी की CEO बन जाती है और दोनों जुड़वा बेटियां अपने गरीब बाप के लिए एक बड़ा बंगला खरीदती हैं और उन्हें तोहफे के तौर पर देती हैं, जिसे देख प्रताप की आंखें नम हो जाती हैं। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी 2 जुड़वा बेटियों के कारण मैं आज एक बंगले का मालिक बन गया। कल तक बंगले का चौकीदार था मैं, लेकिन आज अपनी बेटियों के कारण मैं भी एक बंगले का मालिक बन गया। तुम दोनों पे बहुत गर्व है मुझे। तीनों एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं और सिया और सयूरी दोनों जुड़वा बहनें अपनी जिंदगी में खूब तरक्की प्राप्त करते हैं। ये कहानी है 3 बहुएं कालिंदी, अक्षरा, लावण्या और उनकी 2 सास सरोज और इंदुमती की। बृजमोहन ने सबसे पहले इंदुमती से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद पता चला कि इंदुमती बांझ है। तब उसने दूसरी शादी करने का फैसला लिया और उसने सरोज से शादी की और उससे 3 बेटे हुए। कुछ सालों बाद बृजमोहन चल बसा। अब देखते हैं क्या होता है जब 3 बहुएं और 2 सास एक ही छत के नीचे रहती हैं। तब क्या क्या बवाल होता है। ओ त्रिमूर्ति बहुओं, अरे कहाँ मर गए? कब से बुला रहे हैं हम। कानपुर में हड़ताल मच गई है क्या तुम तीनों के? अरे सोई होंगी है गहरी नींद में, और का आवत है इन तीनों को। हाँ, तभी तीनों बहुएं वहाँ हाजिर हो जाती हैं। इंदु माँ जी, काहे को खाली फोकट में कुछ भी बोल रही हो? आ ही रहे थे ना, बस बहाने दे दो आप लोगन को हमरे बारे में बुराई करे के खातिर। हाँ, अरे नारी हमरी फूल सी बहू, तू तो हमारी सबसे फेवरेट बहू है, तुझे थोड़े ना हम कुछ कहेंगे। आप दोनों का भारत मिलाप हुआ हो तो आप दोनों सासू माई बताएंगे कि क्यों भोपू की तरह बजे जा रही थी आप दोनों इतनी सुबह सुबह? हाँ वही तो। वो क्या है कि हमारे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, सारी नसें फटी जा रही हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि कालिंदी बहू तुम ना वो तेल की शीशी उठाओ और हमरे सिर की मालिश करो। और अक्षरा बहू तुम ना हमारे लिए गाजर का हलवा बनाओ, बहुत मन हो रहा है खाने का। और लावण्या बहू तुम वो शाम के भोग प्रसाद को बनाने की तैयारी में लग जाओ। ठीक है सरोज माँ जी। 1 मिनट, का ठीक है? हाँ, का ठीक है? अरे ओ सरोज मैडम, ये तीनों तुम्हारी ही नहीं हमारी भी बहुएं हैं। हाँ, और ये तीनों वही करेंगी जो हम कहेंगे। का बहुओं? ओ इंदुमती, याददाश्त उम्र के साथ कमजोर हो जा रही है तुम्हारी। अरे भूलो मत, बृजमोहन जी ने हमसे शादी की थी क्योंकि तुम बांझ थी और इन तीनों के पति हमारे बेटे हैं। 9 महीने हमने उन्हें अपनी कोख में पाला है। हम उनकी देवकी माँ हैं, तुम तो उनकी यशोदा माँ ही ठहरी। तो जब ये तीनों हमारे बेटों की बीवियां हैं
तो इन तीनों पर तुमसे ज्यादा हमारा हक है। हाँ, बस फिर क्या होना था, इसी बात पर दोनों सासों में कहा सुनी शुरू हो जाती है। तुम्हारी इतनी मजाल। अरे बृजमोहन जी ने तो हमसे ही प्यार किया था, उनकी पहली बीवी हम हैं और इन तीनों बहुओं पर भी पहला हक हमरा ही होगा। हाँ नहीं, ये तीनों मेरा कहा गया काम करेंगी। नहीं, अक्षरा बहू जाओ बम ले आओ। बम? लेकिन इंदु माँ जी, बम क्यों? कहाँ फोड़ना है? अरे बम, वो मालिश वाला। ओ बाम, ओके। ज्यादा खी 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 खू 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 मत करो, हमरे घुटनों की मालिश करो। हाँ, और तुम कालिंदी बहू जाकर प्याज के पकौड़े तलो, और लावण्या बहू तुम हमरे कमरे की अलमारी को साफ करो, धूल बहुत जम गई है उमा। उका है, फिर चूहा लोगन आके अपन डेरा जमाएंगे और हमरे महंगे महंगे सुंदर सुंदर कपड़े और बाकी का कीमती सामान खराब हो जाएगा। हमने कह दिया ना, ये तीनों बहुएं मेरी ही सुनेंगी। तभी परेशान होकर तीनों बहुएं एक ही बार में चिल्लाती हैं, बस बस बस। सरोज माँ जी, इंदु माँ जी, कितना लड़ेंगी आप हम तीनों के लिए? वही तो, हमरे तो कान के पर्दे फट गए भैया। भूलिए मत, हम तीनों भी आप ही की बहुएं हैं और आप दोनों के जो भी काम है हम तीनों आपस में मिल बांटकर उन कामों को पूरा कर लेंगे। एकदम 100% सही कह रही है जिज्जी। फिर तीनों बहुएं मिलकर दोनों सास का काम करती हैं। रात में पूरा परिवार जब साथ में खाने की मेज पर खाना खा रहा होता है, तभी कालिंदी का पति मोहित, अक्षरा का पति ओंकार और लावण्या का पति चंदन भी मौजूद होते हैं। और हमारे तीनों लल्ला कैसे हैं? कारोबार कैसा चल रहा है? आपके तीनों लल्ला एकदम लल्लन टॉप है सरोज माँ। और कारोबार भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। और ये सब आप दोनों माओ के पवित्र आशीर्वाद के कारण ही है। चलो, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर सुनने को मिली है, मन को राहत मिल गई। जय सिया राम। सरोज और इंदुमती दोनों भी बेटों के सामने शांत रहती, लेकिन वो अपनी लड़ाइयाँ और झगड़ों से बाज नहीं आती। वो दोनों रोजाना लड़ाई करके अपनी तीनों बहुओं का जीना दुश्वार कर देती हैं। हमने कह दिया तो कह दिया, आज खाने में बैंगन का भरता ही बनेगा और तुम तीनों को हमारी बात ही माननी होगी आज। नहीं, आज खाने में कढ़ाई पनीर बनेगा। हमारे तीनों बेटों को पनीर बहुत पसंद है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि वो तीनों तुम्हारे बेटे ही हैं और हमरे क्या, हमरे दुश्मन? हाँ, तुम तो एक नंबर की नासपीटी हो। हाँ, नासपीटी होगी तुम। बहुओं जाओ, हमने फ्रिज में पनीर काट के रख दिया है, जाकर बढ़िया सा कढ़ाई पनीर बनाओ और अपने पतियों का दिल जीत लो। और हाँ, मक्खन डालते वक्त कोई आनाकानी मत करना, मेरे तीनों लड्डू गोपाल को मक्खन बहुत पसंद है। लेकिन हमारी बात तो सुनो इंदु माँ जी, अब बहस का है? हम तीनों के पति देवन को पनीर ही पसंद है तो बना देते हैं ना वही। काहे को इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़? हाँ। तीनों बहुएं इंदुमती को चुप कराती हैं और कढ़ाई पनीर ही बनाती हैं। दोनों सास में रोज का युद्ध तो जारी रहता है, लेकिन एक दिन तो पानी सर के ऊपर चला जाता है। मोहल्ले की विमला काकी के बेटे गिरीश की शादी होती है और उसमें जाने के लिए दोनों सास सुंदर से तैयार हो जाती हैं। वो दोनों तीनों बहुओं के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं और कहती हैं, अक्षरा बहू, लावण्या बहू, कालिंदी बहू, तुम तीनों मुझे तैयार कर दोगी? वो दिवाली के दिन जैसे तुम तीनों सजी थी, क्या मेकअप लगाया था, आहा, वैसे ही कर दो ना मेरा भी मेकअप। और हाँ अक्षरा बहू, तुम ना मेरे बालों को भी वो क्या कहते हैं, हाँ, बालों को स्टाइल कर देना, एकदम पुराने जमाने की हीरोइन सामान लगने चाहिए हम। हा, सबकी नजर सिर्फ हम पर ही छाई होनी चाहिए। इतने में इंदुमती वहाँ आ जाती है और वो चिल्लाती है, 1 मिनट, ये तीनों तुम्हारा नहीं हमारा मेकअप करेंगी। हाँ, बहुत हुआ तुम्हारा सरोज, ये तीनों हमारे बहुएं हैं, हमारा कह नहीं मानेंगी। बहुओं, तुम तीनों से हम कह रहे हैं ना, आज तुम तीनों ना नुकुर नहीं कर सकती। हाँ, तुम तीनों को हमारा मेकअप करना ही होगा, वो भी हर हाल माँ। लेकिन इंदु माँ जी। लेकिन वेकिन गया तेल लेने, हमका नहीं पता।
जब देखो तब आ जाती हो हमारी बहुओं के और हमारे बीच में, हैं? तुम्हें कितनी बार बताए कि इन तीनों पर सबसे ज्यादा हमारा हक है। नहीं, तुम जाओ पार्लर में। ये तीनों बहुएं तो हमारा ही मेकअप करेंगे आज, जाओ। नहीं, तुम जाओ, हम काहे जाएं? और फिर से इंदुमती और सरोज में बहस छिड़ जाती है और तीनों बहुएं इतनी परेशान हो जाती हैं कि उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तीनों अपना बोरिया बिस्तरा बांधती हैं और घर छोड़कर जाने के लिए बाहर निकलती हैं। बस, बहुत ड्रामा देख लिया आप लोगों का, अब और ना ही सहन हो सकता है। हाँ, इसीलिए हम तीनों घर छोड़ के जा रहे हैं। अपने पतियों से जुदाई मंजूर है, लेकिन आप दोनों जैसी सास के साथ रहना, वो भी एक छत के नीचे, कतई मंजूर नहीं। हाँ, चलो निकलते हैं। तीनों बहुएं घर छोड़कर निकल ही रही होती हैं कि उतने में सरोज और इंदुमती उन्हें रोक लेती है। रुक जाओ बहुओं, रुक जाओ, हमें माफ कर दो। हम दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे आइंदा से। हाँ बहुरियों, हमका माफ कर दो, हम फिर कब्बो नहीं करेंगे ऐसा। सरोज और हम सौतन नहीं, सहेली की तरह रहेंगे, राम जी की सौगंध। हाँ। दोनों सास की बिनती को सुनकर तीनों बहुएं मान जाती हैं और फिर से घर में रुक जाती हैं और आगे से सरोज और इंदुमती झगड़े करना बिल्कुल ही बंद कर देती हैं और सब खुशी खुशी साथ रहते हैं। प्रेमलाल और मृणालिनी दोनों की 4 बेटियां होती हैं। मृणालिनी फिर से गर्भवती होती है। प्रेमलाल, उसकी मां बरखा और पिता गोपीचंद को अब इस बार एक बेटे की आशा होती है। डिलीवरी का समय आता है और प्रेमलाल, बरखा और 4 बेटियां गोपीचंद बेसब्री से अस्पताल के कमरे के बाहर खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं कि तभी उन बच्चों के रोने की आवाज आती है और डॉक्टर बाहर कहते हैं, बधाई हो, आपको एक बेटी हुई है। हाय राम, पहले ही 4 पनौती कम थी, जो एक और पनौती को जन्म दे दिया इसको लक्ष्मी ने। हाय। अब तो कोई आस न बची बेटे की। हमारे खानदान का वारिस इस जन्म में नहीं आएगा। अरे हमारे तो भागे फूटे हैं। जब प्रेमलाल हॉस्पिटल रूम के अंदर जाकर मृणालिनी को मिलता है तब देखिए ना जी, कैसी है हमारी फूल सी बच्ची। इसकी 4 बहनों को भी बुलाइए ना, और वो भी तो देखें अपनी छोटी सी नन्ही सी बहन को। नहीं, अब एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से खत्म। तुम्हारा सामान मैं यहाँ भी दूंगा और सामान के साथ तुम्हारी 4 बेटियों को भी भेजूंगा। अब तुम और तुम्हारी 5 बेटियां, तुम्हें सलाम, मुझसे ज्यादा बहुत दूर चली जाओ। प्रेमलाल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रेमलाल जी, प्रेमलाल जी। प्रेमलाल वहां से चला जाता है। डिस्चार्ज मिलने पर प्रेमलाल मृणालिनी का सारा सामान और उसकी 4 बेटियों को घर से बाहर निकालता है और अब मृणालिनी अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए और बाकी 4 बेटियों को यहाँ वहाँ लेकर दर दर भटकती है। 4 बेटियों के नाम रीना, पंखुड़ी, दिव्या और प्रीति होते हैं। माँ, अब हम और कितना चलेंगे? काश हमारी नानी होती, हम उनके घर जाकर रुकते फिर, है ना? हिम्मत रखो मेरी बेटी, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। मृणालिनी अपनी बेटी को गांव के बस स्टैंड पे ले जाती है और बस में बैठाकर वो मुंबई आ जाती है। भाई साहब, ये कौन सी जगह है? कौन सा शहर है? बहन जी, ये है सपनों का शहर मुंबई। क्या? मुंबई शहर में मैं अपनी 5 बेटियों संग क्या करूंगी? मृणालिनी का कोई रिश्तेदार नहीं होता। वो गलत बस में बैठ जाती है और ना चाहते हुए भी सपनों के शहर मुंबई में पहुंच जाती है। अब वो मुंबई में सबसे पहले एक मंदिर में जाकर रहती है और तीसरी सुबह श्रीमती नाम की एक औरत मृणालिनी को देख कहती है, ओ बहन, मैं तुझे पिछले 2 दिन से देख रही हूँ। तू अपनी 5 बेटियों संग इस मंदिर में रह रही है। काफी दुविधा में ऐसा व्यतीत हो रहा है। आखिर बात क्या है, बताएगी? मृणालिनी श्रीमती को सारी कहानी बताती है और फिर, सुन मृणालिनी, मेरी पहचान में काम है। यहाँ से आगे जाकर समुन्दर वाले रास्ते पर एक बड़ी कोठी है, वहाँ अमीर लोग रहते हैं। वहाँ तुझे नौकरी मिल सकती है। ठीक है दीदी, धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अरे चिंता ना कर, अब फिलहाल के लिए तू मेरे घर चल
और जब तक तू अपने लिए छत नहीं बना लेती तब तक तू मेरे घर पर ही रह। ठीक है, बहुत बहुत उपकार श्रीमती दीदी। मृणालिनी अपनी 5 बेटियों संग श्रीमती के घर रहने लगी है। मृणालिनी को बड़ी कोठी में काम भी मिल जाता है। वो दिन भर अपनी नन्ही छोटी बेटी की देखभाल करने के साथ साथ वहाँ साफ सफाई और खाना बनाना और अन्य काम करती और फिर रात में घर लौटती। कैसा रहा आज का दिन मृणालिनी? बहुत ही अच्छा। मैंने सुना था मुंबई के बड़े लोग काफी अकड़ू और घमंडी होते हैं, लेकिन मेरी सेठानी और सेठ जी दोनों भी बहुत नेक दिल वाले हैं। बहुत खूब। और मेरी बेटियों, क्या कर रही हो तुम सब? तुम्हें पता है ना, कल हम स्कूल में जाने वाले हैं एडमिशन कराने। मृणालिनी अगली सुबह अपनी 4 बेटियों संग स्कूल में जाती है और उनका प्रवेश कराती है। छोटी बेटी, जिसका नाम इशिता रखा जाता है, वो भी बड़ी हो जाती है। प्रीति दीदी, रीना दीदी, दिव्या दीदी, पंखुड़ी दीदी, आप सबको आज अपनी छोटी बहन को पार्क में घुमाने ले जाना होगा, ठीक है? ठीक है बाबा, ठीक है। सब कुछ फिर से पटरी पे आने लगता है, मानो खुशी ने फिर से मृणालिनी और उसकी 5 बेटियों के जीवन में दस्तक दी है। उसकी एक बेटी अभिनेत्री बन जाती है, एक बेटी दिव्या एक सम्मानित पुलिस अधिकारी बनती है और प्रीति एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती है और इशिता भी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है और उसे एक गायिका बनना होता है, तो वो जी तोड़ मेहनत करके अपनी मेहनत में लग जाती है। 5 बेटी अपने जीवन में खूब तरक्की कर रही होती हैं, लेकिन अचानक से एक दिन शहर में बाढ़ आ जाती है और उस तूफानी सैलाब में 5 बेटियां अपनी माँ मृणालिनी से बिछड़ जाती हैं। बचाओ 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 बचाओ, मेरी बच्चियों, पंखुड़ी, इशिता, प्रीति, दिव्या, रीना। किस्मत उन 5 को अपनी माँ से अलग कर देती है। मृणालिनी तूफान में बहकर दूसरे गांव पहुंच जाती है। 5 बेटियां अपनी माँ को हर जगह ढूंढती हैं, लेकिन उनको वो कहीं नहीं मिलती, यहाँ तक कि सरकारी कार्यालय और शिविर में भी नहीं। हमारी माँ कहाँ गई होंगी? पता नहीं। भगवान करे माँ जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो। माँ, माँ, रो मत इशू, हम है ना, हम 5 मिलकर हमारी माँ को ढूंढेंगे। 5 बेटी अपनी माँ को ढूंढने लग जाती हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। समय बीत जाता है और 5 बेटियों को लगता है कि उनकी माँ मर चुकी है। वहीं मृणालिनी को भी यही लगता है कि उसने अपनी 5 बेटियों को खो दिया है। वो अब एक ढाबे पर काम करने लगती है और अकेली रहती है। मेरी बेटियां, काश वो तूफान हमारी जिंदगी में नहीं आता। 2 साल बाद रीना अपनी फिल्म का प्रचार करने एक गांव में आती है, जहां मृणालिनी भी रहती है। उस सैलाब के बाद मृणालिनी इसी गांव में आकर रहने लगी थी। रीना से मिलने बहुत ज्यादा भीड़ इस गांव में इकट्ठा हो जाती है। अरे खिसको जरा साइड में, मुझे भी देखना है कौन सी हीरोइन आई है। हाँ, चलो चलो, हम सब देखते हैं। मीना जी, आप कहाँ जा रही हैं? कोई नेता आया है क्या? नेता नहीं, एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार आई है। अब हमारे गांव में तो कोई टीवी या अखबार नहीं है, तो हम उसका नाम नहीं जानते हैं, फिर भी फ्री फंड में देखने में क्या गुनाह है। मृणालिनी भी उन औरतों संग आगे जाती है और अपनी बेटी रीना को देख हैरान और दंग रह जाती है। माँ, रीना! रीना और मृणालिनी दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगती हैं और पूरा गांव ये दृश्य देखकर चकित हो जाता है। रीना मृणालिनी को फिर से मुंबई ले जाती है और इस तरह 5 बेटियां अपनी माँ को फिर से मिल जाती हैं। आपको पता है माँ, हमने आपको कितना मिस किया। हमें तो लगा कि आप नहीं रही। आपको पता है, मैं अपनी कंपनी की CEO बन गई हूँ और माँ, मैं भी मेरा अस्पताल खोल रही हूँ। अब आप मिल गई हो तो आप ही मेरे अस्पताल का उद्घाटन करना, क्योंकि मेरी दुनिया, मेरे भगवान, सब कुछ आप ही हो। मुझे भी कमिश्नर की पोस्ट मिल गई है माँ। सबको जब ये बात पता चलेगी कि आप जिंदा हो और आप हम सबको फिर से मिल चली हो, तब सारा पुलिस स्टेशन खुश हो जाएगा। और एक और बड़ी खुशखबरी है, मेरी पहली फिल्म में
इशिता सारे गानों को गाने वाली है। हर्रे! सच में आज मुझे अपनी 5 बेटियों पर बहुत गर्व हो रहा है। तुम्हारे पापा ने, दादी और दादू ने तुम्हें नकारा था क्योंकि तुम बेटी थी और उन्हें बेटे ही चाहिए थे। ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। 5 बेटियां खूब तरक्की करती हैं और जब रीना की फिल्म रिलीज होती है तभी गरीब परिवार का इंटरव्यू लिया जाता है और उसे टीवी में देख प्रेमलाल, बरखा और गोपीचंद को अपने किए का बहुत पछतावा होता है।